मिडल ईस्ट और अमेरिका की पॉलिसी और उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन अली कराची से जानना चाह रहे हैं। सर सब मशरक़ वस्ता में और कुछ अरब कंट्रीज या फिर कह लें कि मुसलमान कंट्रीज में जिस जिसने न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश की, किसी के साइंसदान मारे गए तो किसी की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला हो गया और किसी को हमले की धमकियां देकर कुछ न कुछ करके किसी मुस्लिम कंट्री को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया गया। पाकिस्तान के सामने भी यही सबसे बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान के कोई भी एक साइंटिस्ट जो है वो आज तक मारा नहीं गया या फिर पाकिस्तान की किसी भी एक भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं हुआ, जबकि हमारे पड़ोस में हमारा इतना बड़ा दुश्मन है इंडिया और दूसरा हमारा दुश्मन इजराइल था। दोनों के होते हुए किसी एक भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट या फिर किसी न्यूक्लियर संस्थान को नुकसान नहीं पहुंचा। इसका क्रेडिट किसको देंगे? आईएसआई को देंगे? पाकिस्तान का ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इतना ज्यादा अपनी इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की हिफाजत करता है, जो कि आज तक इसमें कोई भी लूप होल नहीं है? आप इसका कितना क्रेडिट देंगे पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की जो भी ये लोग करते हैं इसकी हिफाजत? इनको पाकिस्तान किस तरह से प्रोटेक्ट करता है और किस तरह से बचाता है कि आज तक इसको कोई हाथ नहीं लगा सका? ये सियासत है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से आपको आज तक इसको हाथ नहीं लगाया गया। मगर ये नहीं कि कोशिश नहीं की गई, कोशिश सियासी तौर पे की गई है। मिलिटरीली कोई कोशिश नहीं की गई। मिलिटरीली कभी भी आपको थ्रेट नहीं थी। थ्रेट होती तो फिर आप कहते हैं ना किसने बचाया। देयर वाज नेवर अ मिलिट्री थ्रेट। अच्छा, अब आइए क्या सियासत क्या थी। सियासत ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था और लोग ये कहते हैं कि इसके लिए कुछ फंडिंग भी है, वो भी किसी मुस्लिम ममालिक से पैसे भी आए थे कि आप कैन स्टार्ट दिस प्रोग्राम। अच्छा, अब उस वक्त इसका एक सियासी लेट्स से सिग्नलिंग थी, वो थी इस्लामिक बॉम्ब। इस्लामिक दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स किसी के पास नहीं थे। क्रिश्चियंस के पास थे, ज्यूज के पास थे, कम्युनिस्ट्स के पास थे, न्यूट्रल वाले लोग जो थे इंडिया टाइप, उन्होंने भी शुरू कर दी थी अपने प्रोग्राम। तो एक इस्लामिक मुल्क में किसी में नहीं था। तो सिविलाइजेशंस के अंदर हिंदू सिविलाइजेशन ने भी ले लिया बॉम्ब, ज्यूज ने ले लिया, क्रिश्चियंस ने ले लिया, कम्युनिस्ट एथियस्ट ने ले लिया। तो ये एक सोच थी कि एक इस्लामिक ब्लॉक भी बनना चाहिए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, आपको याद होगा, आई थिंक 1974 में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी इस्लामिक समिट की थी, जहां सब दुनिया के सब इस्लामिक लीडर्स को बुलाया था। तो अब बात यह है कि उस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि तवज्जो और न्यूक्लियर डेवलपमेंट थी। अच्छा, अब हुआ ये कि प्रोग्राम तो शुरू कर दिया आपने, पीसफुल प्रोग्राम, मगर 1980s के अंदर इस प्रोग्राम को आपने थोड़ी इसमें फुर्ती आई जनरल ज़िया उल हक के ज़माने में। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि जनरल साहब ने इसको प्रोटेक्ट किया और इसको खुफिया रखा और हमेशा यही कहा कि हम तो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हमारा तो इरादा ही नहीं है किसी किस्म का बम बनाने का। बिकॉज उन्होंने देखा था कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ कि अच्छा तुम इस्लामिक बम बनाना चाहते हो, अच्छा तुम इस्लामिक ब्लॉक बनाना चाहते हो। तो इस भुट्टो साहब फारग हो गए। और ज़िया उल हक साहब, ये वही ज़िया उल हक साहब है जो जब ये ब्रिगेडियर थे जॉर्डन के अंदर, हमारी एक कंटिजेंट फौज की गई हुई थी, जब वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो गए बिटवीन द पैलेस्टीनियंस, PLO एंड सम अदर पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस, तो उस वक्त जनरल ज़िया उल हक साहब की जो कंटिजेंट थी उसको इस्तेमाल किया गया टू ड्राइव दी PLF थे, पॉपुलर लिबरेशन फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, उनको धकेला गया बैक इनटू आउट ऑफ पैलेस्टाइन एंड जॉर्डन। तो इसलिए जनरल ज़िया बिकेम एन अमेरिकन एलाई। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को सख्त जरूरत थी अगेंस्ट सोवियत यूनियन। आपने सारा कुछ अमेरिका को हवाले कर दिया। हमने कहा ठीक है, आइए आप रूस के साथ लड़ते हैं। इसलिए अमेरिका ने आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ तवज्जो नहीं दी। उन्हें पता था कि अगर यहाँ हमने पाकिस्तान को रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेगा हमारा जो है फ्रंट, जो हमने अमेरिका रूस के खिलाफ जो खोलना है। तो आपको 6-7 साल खुले मिल गए, क्योंकि आपको उनको पता था आप बना रहे हैं, मगर उन्हें यह था कि यार अभी इतनी आसान नहीं है, बड़ी वक्त लगेगा इनको, अभी पहले हम रूस का कर लें, इनको ये बात छेड़ी तो शायद ये तावन ना करें। तो और ये बात चलती रही और इसका फिर नतीजा कब निकला, कब उन्होंने फैसला किया कि नहीं यार अब पाकिस्तान को रोकना है, वो उस वक्त निकला जबकि सोवियत यूनियन फारग हो गया फ्रॉम अफगानिस्तान और ज़िया उल हक साहब उन्होंने सोचा कि अब ज़िया उल हक की जरूरत नहीं है, और ज़िया उल हक ही है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। तो फिर आपने देखा ज़िया उल हक साहब फारग हो गए
अच्छा, अब मैं इससे आगे कंस्पिरेसी थ्योरीज की तरफ नहीं जाता, इशारा ही काफी होता है कि व्हाई ज़ियाउल हक वाज नॉट नीडेड एनीमोर। देन द फोकस केम ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम। और वहां उस वक्त से लेके, क्योंकि ज़ियाउल हक ने 1987 में ये कह दिया था, क्योंकि उस वक्त इंडिया के साथ टेंशन बड़ी चढ़ रही थी, और उस वक्त ज़ियाउल हक ने ये ऐलान किया कि वी आर अ स्क्रू ड्राइवर स्टर अवे फ्रॉम मेकिंग द बॉम्ब। पहली दफा पाकिस्तान के एक लीडर ने यह तस्लीम किया कि हम बम हमने तैयार कर लिया, सिर्फ 2-3 पेच कसने और बम तैयार हो जाएगा। वो इंडिया को धमकी देने के लिए था। और उस वक्त किसी वक्त मुशाहिद हुसैन साहब से पूछिएगा, पूरी शायद बात ना करें, कि किस तरीके से पूरी एक साजिश के तहत कुलदीप नैयर साहब हैं एक जर्नलिस्ट इंडिया के, उनको दावत दी गई, वो आए, उनको मुलाकात करवाई गई डॉक्टर AQ खान के साथ। डॉक्टर AQ खान ने उनको बताया कि ये बना लिया हमने, ताकि डिनाई भी कर सकें और ऑफिशियल भी ना हो। तो वो उन्होंने जाके इंडिया को बताया कि जी वो तो कह दे रहे बम बना लें। अच्छा। हाँ, तो मतलब है कि उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ, हाँ। तो फिर 1990 में जब मोहतरमा आई, तो उस वक्त अमेरिका ने मोहतरमा के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि जी अब आप ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करें। अच्छा, उस वक्त जब ये बात हुई, तो उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने ये सोचा कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये मोहतरमा तो उनके हाथ में है। तो फिर मोहतरमा की भी छुट्टी करानी पड़ी। तो मोहतरमा की छुट्टी करा दी, बिकॉज मोहतरमा वाज क्लोज टू द अमेरिकन। अच्छा, नवाज शरीफ साहब आ गए। नवाज शरीफ साहब आ गए तो नवाज शरीफ साहब तो ज़ियाउल हक साहब के ए टीम के ओपनिंग बैट्समैन थे, तो और एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब थे। तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 90 की दिहाई में, 1990 की मैं बात कर रहा हूँ, सितंबर 1990, तारीख पढ़ लीजिए जाके। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के एम्बेसडर थे रॉबर्ट ओकली। रॉबर्ट ओकली जा रहे थे और सितंबर के अंदर उनकी टर्म खत्म हो रही थी, तो उन्होंने जाते जाते ये कहा कि अब हम पाकिस्तान के साथ सारा बंद करने लगे हैं एड, और सारे जो आपने F-16 भी के लिए $650 बिलियन भी हमें दिए हैं वो भी नहीं मिलेंगे आपको, और हम आपकी एड भी बंद करने लगे हैं। क्यों आप न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बंद करें। ये कह के और वो चले गए। और वो चले गए, उसके बाद अगले 4 साल अमेरिका ने पूरी कोशिश की, आपके ऊपर हर किस्म के सैंक्शंस लगाए, हर किस्म के अमेंडमेंट्स किए अपने कानून में, और आपको दबाने की कोशिश की कि उनके उस वक्त ये कहते थे फ्रीज रोल बैक योर न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहले कहते थे कि फ्रीज कर दे। अच्छा। फ्रीज का मतलब ये है बंद कर दे, एनरिचमेंट करना। फिर कहते थे अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है उनके ऊपर कैप लगा दें ताकि वो इस्तेमाल ना हो सके। फिर कहते हैं रोल बैक करें, कि ये जो कुछ बनाया है इसको खत्म करें। कैप फ्रीज रोल बैक योर प्रोग्राम। ये उनके एक के बाद दूसरे उनके लोग आते रहे यहाँ और प्रेशर डालते रहे, पहले नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के ऊपर, फिर बेनजीर भुट्टो साहब की दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर, मगर उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट डटी रही और उन्होंने कहा नो। एंड सो आई थिंक दैट इज हाउ उस वक्त तक बना लिया था हमने। तो जब बना लेते हैं आप तो फिर मुश्किल हो जाता है। बनाने से पहले आपको रोका जा सकता है, मगर जब ये रोकने का वक्त था 1980s में, उस वक्त अमेरिका को आपकी सख्त जरूरत थी। सो आपने you went ahead and you made this. So that is how the thing came to be. उसके बाद खैर अब तो हमने टेस्ट भी हमने नहीं किया। जब इंडिया ने टेस्ट किया तो फिर वी वर कंपेल्ड टू टेस्ट। उस वक्त भी आपको पता ही है कि कितना प्रेशर था कि आप टेस्ट भी ना करें। वो कहते थे हम आपको $4-5 बिलियन देते हैं। बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ साहब को कहा था, नवाज शरीफ साहब ने कहा नो, अब हमने टेस्ट करना ही करना है। एंड सो दैट इज हाउ वी वर एबल टू रिटेन आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम। और तब ये मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन भी ऐसी नहीं होती होगी सेठी साहब, सेफगार्ड्स ऐसे नहीं होते होंगे कि पता चल सके एनरिचमेंट किस हद तक पहुंची, इसीलिए पाकिस्तान इस काबिल हुआ। जी बिल्कुल, जाहिर है ना, उस वक्त तो वो अगर कहते हैं हमने इंस्पेक्शन करनी है तो हमने कहना था नो, एंड देन वी वुड नॉट हैव कोऑपरेटेड विद देम इन अफगानिस्तान। तो इसलिए अलबत्ता ये जरूर है कि हमने जो सेफ्टी के सिस्टम्स बनाए हुए हैं, देखिए इसमें लॉक्स होते हैं, इसके हर किस्म के जो सिस्टम्स होते हैं उसमें से हमने काफ़ी अमेरिकन सिस्टम्स लगाए हुए हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी मुख्तलिफ जगह पे, उसके मुख्तलिफ हिस्से जो हैं, पार्ट्स जो हैं, वो अलग जगह पे रखे हुए हैं। डिलीवरी अलग है, एनरिचमेंट अलग है, एंड सो ऑन। ओके, ठीक है। अब वॉरहेड अलग है, ट्रिगर्स अलग हैं, ठीक है, ये सेफ्टी के जरूरी हैं। अब इंग्लैंड से अब्दुल्ला वेडाइच। सेठी साहब, पिछले 100 साल में दुनिया भर में जितने भी तनाज़ात ने जन्म लिया है, अमेरिका बतौर सुपर पावर उन तमाम तनाज़ात में बिलवास्ता या बिलावास्ता शामिल रहा है। अब चीन
जो कि सुपर पावर बनना चाहता है, उसके ख़ित्ते में उसकी दहलीज़ पे तनाज़ात जन्म ले रहे हैं, जिनमें अमेरिका अपने एलाइज़ की मदद के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन चीन मुसलसल अमेरिका का सामना करने से कतरा रहा है। क्या चीन के ये कतराव और गुरेज़ की पॉलिसी उसको सुपर पावर बनने का जो ख्वाब है, उसे पूरा कर सकती है, या फिर उसे एक ना एक दिन अमेरिका को कॉन्फ्रंट करना ही पड़ेगा? देखिए, अमेरिका जो है उसकी जो हेजेमनी है वो हथियारों के ऊपर और वॉर के ऊपर है। चीन बिल्कुल वो हेजेमोनिक है ही नहीं। उसका जो सारा फलसफा जो है वो इट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी हुआ है इकोनॉमिक्स। अब वो कामयाब हो गया है। अब वो अमेरिका के हाथ नहीं आ सकता। अमेरिका अपने फॉरएवर वॉर्स में फंसा रहा, चीन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता रहा, और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि चीन को रोका नहीं जा सकता। सिर्फ एक तरीके से रोका जा सकता है और वो यही था तजारत। अब इसीलिए अमेरिका ने ड्रामे, ये सारा जो टैरिफ्स का जो इश्यू है इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने इतना जोर लगाया कि मार्केट्स डिनाई की जाए चाइना को। मगर आई थिंक इट्स टू लेट फॉर दैट। चीन पहुंच गया वहां। अभी चीन ने अपना हाथ नहीं दिखाया आपको कि टेक्नोलॉजिकली वो कहाँ तक पहुंच गया। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी कि चीन कहाँ पहुंच गया है। मेरे हिसाब से चीन इज ऑलरेडी ओवरटेकन in many significant ways American technology and technological advances। और ये अगले 3-4 साल में आप देखिएगा कि with the use of AI China will become the world power और अमेरिका इसको रोक नहीं सकता। तो कोई मीठे से मरता हो तो उसे जहर देने की जरूरत नहीं है। चाइना की ऐसी पॉलिसी है अमेरिका के बरक्स।